गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग स्टडी करेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में कुछ पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे उनके हैबिटेट के बारे में स्टडी किए थे। उसके साथ साथ कुछ बॉडी फॉर्म्स, सिमेट्री, जर्म लेयर, इन सब के बारे में हम लोग बात किए थे। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाकर भी देख सकते हो, क्योंकि वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज हम लोग जो पॉइंट के ऊपर स्टडी करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं, पहला पॉइंट आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है। ओके, आप थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाओगे तो इस चीज़ को बहुत ही आसानी से बोल सकते हो कि वो जनरली पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट्स जितने भी होते हैं वो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जिस एनिमल के ऊपर ये डिपेंड करते हैं उन्हीं के बॉडी से ग्लूकोज को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसी ग्लूकोज को वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं। सो इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम इतने डेवलप नहीं होते, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी ग्लूकोज मिल जाता है ना, तो इनको क्या ही ज़रूरत है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो बेसिकली इसीलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना डेवलप नहीं होता है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। हम लोग जनरली जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली दो टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। तो जब भी कंप्लीट की बात हम लोग करते हैं तो उसमें एक माउथ प्रेजेंट होता है और एक एनस प्रेजेंट होता है। और जो इनकम्प्लीट होते हैं उसमें क्या होता है, माउथ होता है बट एनस नहीं होता है। इसी को हम लोग इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। सो जितने भी मेंबर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के जो बॉडी होता है ना, उनके बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो आई थिंक आप पहला पॉइंट क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ और एक भी पॉइंट लिखा गया है इधर, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है टेप वर्म्स का, वो एब्सेंट होता है। टेप वर्म का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो टेप वर्म्स वगैरह होते हैं ये जनरली दूसरी एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जिस एनिमल के ऊपर वो डिपेंड करते हैं उन्हीं के बॉडी से वो ग्लूकोज डायरेक्टली एब्जॉर्व कर लेते हैं। सो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी ग्लूकोज मिल जाता है ईजीली। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम को भी आप ऐसे बोल सकते हो, वो तो इतने डेवलप एनिमल्स नहीं होते हैं। मतलब टेप वर्म्स जो होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते, तो आप कभी भी नहीं बोल सकते हो कि उनके बॉडी में स्केलेटन होगा जैसे हम लोग के बॉडी में होता है। सो उन्हीं के उन मतलब वो जो टेप वर्म्स होते हैं उन्हीं के बॉडी में एक स्केलेटन लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो का मतलब आपको पता होगा कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ओके। एंड स्केलेटन मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि एक बॉडी को शेप प्रोवाइड करे। दैट मीन्स टेप वर्म के बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं या फिर कुछ लिक्विड्स होते हैं ऐसे, जो कि एक स्केलेटन के तरीके से काम करता है। उनके जो बॉडी होता है उनको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। तो आप स्केलेटन के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग रेस्पिरेटरी या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो भी वैसे ही, वो भी इतने भी डेवलप नहीं होते हैं कि उनके बॉडी में लंग्स पाया जाएगा। बट जितने भी, आप एक चीज़ याद रखना, जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम का ऐसा कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो जनरली क्या करते हैं, जितने भी रेस्पिरेशन के लिए वो एक चीज़ परफॉर्म करते हैं जिसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, जैसे आप जानते होंगे, अगर आप पानी को कहीं पर नीचे रख दोगे तो पानी नीचे गिर जाकर कहाँ गिरेगा, जहाँ पर गड्ढा होगा। कहने का मतलब ये है, जब भी कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ओके। तो डिफ्यूजन जनरली गैसेस में होता है और कुछ लिक्विड्स में होता है। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है
इन्हीं के बॉडी में एंटर करता है। और इनका जो बॉडी का जो स्किन होता है वो थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, इसीलिए क्या होता है ऑक्सीजन इजीली इनके बॉडी में एंटर करता है। और ऑक्सीजन एंटर जो करता है उसका एक रीज़न ये है कि आप पढ़े होंगे जो हम लोग का जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन कोई भी सेल के अंदर एंट्री करता है वो क्या करता है ग्लूकोज को ब्रेक करता है, और ग्लूकोज को ब्रेक करने की वजह से एनर्जी मिलता है। तो इसी वजह से इनके बॉडी में जो रेस्पिरेशन की वजह से जो ऑक्सीजन इनके बॉडी में एंट्री करता है वो ऑक्सीजन का काम क्या है, बेसिकली ग्लूकोज को ब्रेक करता है। और वही ग्लूकोज को ब्रेक जब करता है इन्हीं को एनर्जी मिलता है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो जब भी कोई एनिमल को एनर्जी मिलता है तो वो बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो हमने ये पॉइंट भी क्लियर कर लिया कि इनके बॉडी में जो रेस्पिरेटरी होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या फिर ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग जनरली ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, बट ब्लड को छोड़कर भी और भी कुछ सिस्टम होते हैं जैसे लिम्फेटिक सिस्टम भी होते हैं। बट अगर हम लोग ब्लड की बात करें, आप जानते हो जो ब्लड होता है वो बहुत सारे चीज़ों को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एक व्हीकल के तरीके से काम करता है। अगर बॉडी में ब्लड का शॉर्टेज हो जाता है, जैसे आप जानते हो कि कुछ कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड की कमी हो जाता है, जैसे आप अगर सुने होंगे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे कुछ डिजीज़ होते हैं जिसमें क्या होता है बॉडी में जो ब्लड होता है ना वो बहुत ही कम जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस में जो पर्सन होता है उसी का डेथ भी हो सकता है। एनीवेज वो सब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बट मेरा कहने का मतलब ये है जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो सकता है। बट आप थोड़ा सा लॉजिकली ये सोचो, अगर कोई एनिमल इतना डेवलप नहीं है, वो उसके पास उतने डेवलप सिस्टम्स नहीं है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसके बॉडी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। इसी के वजह से उन्हीं के बॉडी में जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग उसी एनिमल्स में बात करते हैं जो जो एनिमल्स थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओके, एंड जो जो सिंपलर एनिमल्स होते हैं जैसे ये टैप वर्म्स वगैरह, तो इन्हीं के बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली एब्सेंट होते हैं। ओके, अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन और एक क्लोज्ड सर्कुलेशन। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम आगे देखेंगे कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में काम करता है, कैसे कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या, जैसे आप पढ़े हो क्लास 10th में भी पढ़े होगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हम ह्यूमंस की अगर हम लोग बात करें उसमें किडनी होता है, कुछ यूरेटर्स होते हैं, यूरेथ्रा होता है, तो ऐसा लाइक कुछ सिस्टम्स होते हैं। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं इन्हीं का जो काम होता है वो बेसिकली क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है एंड क्या करता है, प्यूरिफाई करता है एंड बॉडी में, हमारे बॉडी में जितने भी आयन्स होते हैं जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, तो ये सब जितने भी आयन्स होते हैं ना उन्हीं का जो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। बट आप थोड़ा सा ये सोचो, ह्यूमंस को अगर हम लोग टेप वर्म के साथ कंपेयर करें तो ह्यूमंस आर बेटर या फिर बेस्ट कॉम्प्लेक्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो ह्यूमंस होते हैं वो टेप वर्म से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं अपने बॉडी में। तो जो टेप वर्म होता है उन्हीं के बॉडी में तो किडनी तो नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हीं के बॉडी में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेल्स होता है उन्हीं के बॉडी में, जिसको हम लोग फ्लेम सेल्स बोलते हैं। अब
अब सब लोग कैंडल्स तो ज़रूर देखे होंगे। तो कैंडल्स का जब जो फ्लेम होता है ना, उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखोगे, ये जो सेल होता है इसी को हम लोग फ्लेम सेल्स बोलते हैं। नॉर्मली ये जो सेल होता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये जो सेल होता है इसी को हम लोग जनरली फ्लेम सेल्स बोलते हैं। एंड ये जो सेल्स को अगर आप देखोगे, इसके अंदर एक छोटा सा सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो सीलिया क्या करता है, जब बीट करता है, जैसे ऐसे मूवमेंट करता है, तो वो क्या करता है, जो चीज़ों से, जो वाटर में से कुछ कुछ जो वाटर में से अगर कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसी को वो रिमूव कर देता है। एंड ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं इसी को याद रखना, ये एक बहुत ही एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऐसा कौन सा सेल है जो कि एक्सक्रीशन में रोल परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग फ्लेम सेल्स कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम ये भी है, उसको सोलेनोसाइड भी कहते हैं, उसके साथ साथ प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। और ये सब बेसिकली किस काम में हेल्प होता है, जनरली एक्सक्रीशन में काम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, जैसे बॉडी में आयॉन्स का जो लेवल है ना, उसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ आयन्स ऐसे होते हैं, जैसे सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और ये जो आयन का जो लेवल है ना, एक एप्रोप्रिएट लेवल में उसको मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो आप याद रख सकते हो, हमारे बॉडी में जो काम किडनी करता है वही काम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में फ्लेम सेल्स करते हैं। ठीक है। और ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए एंड बताइए आपका कैसा लगा। ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।